हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिसेस बायो एजुकेशन में। इस चैनल पर हम बायो से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी बातें डिस्कस करेंगे। अगर आपका ये पहला वीडियो है मेरे चैनल पे तो आपको एक सजेशन है कि आप पहले इस वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें हमने पहले से ही पॉपुलेशन स्टडीज़ के बारे में कुछ बातें ऑलरेडी डिस्कस की हैं और ये चैनल उसकी कंटिन्यूटी में है। हमने लास्ट क्लास यहाँ पर ख़त्म की थी, जिसमें हमने देखा था कि भारत में प्रतिवर्ष 2,44,80,000 लोग बढ़ रहे हैं और ये जो संख्या है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको समझा जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या वो कारण हैं जिनके वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, वो इतनी ज़्यादा है। जो भी फैक्टर्स हम यहाँ पढ़ेंगे वो किसी भी पॉपुलेशन पे लागू होते हैं और इनमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिनकी वजह से पॉपुलेशन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्टिलिटी को हम अगर डिफ़ाइन करें तो हम इसे एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस कह सकते हैं, माने प्रजनन करने की क्षमता। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है समझना, क्योंकि किसी भी जनसंख्या में जितने ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एक्टिव कपल होंगे, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, वहाँ पर उतने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की संभावना होगी। दूसरा फैक्टर या दूसरा पैरामीटर जो कारण हो सकता है वो है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब हुआ कि प्रति वर्ष 1,000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसे हम नेटालिटी भी कहते हैं और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, ग्रोथ रेट उतनी ज़्यादा होती है। और इसके ज़्यादा होने का कारण किसी भी जनसंख्या में ज़्यादा फर्टाइल कपल होना भी हो सकता है। इससे बहुत सिमिलर एक और टर्म है जिसे कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। हमें समझना होगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट और फर्टिलिटी में एक अंतर है। फर्टिलिटी माने क्षमता, हम एबिलिटी की बात करते हैं, वेरास टोटल फर्टिलिटी रेट में हम एवरेज मीन वैल्यू की बात करते हैं। और ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। जैसे इंडिया में किसी एक स्त्री को ऑन एन एवरेज कितने बच्चे होने चाहिए, तो हम कहेंगे 2 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि 2 एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है। तो आप कहोगे कि मैम 2 स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे हो सकती है, हाउ इज़ 2 द स्टैंडर्ड वैल्यू? तो इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा और टर्म समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है कि यदि कोई कपल, अगर वो कितने बच्चे पैदा करे अपने लाइफ में, कि अगर उनका देहांत हो जाए, वो दिवंगत हो जाए, तो उसका क्या प्रभाव पड़े पॉपुलेशन पे। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग से काम लें, दिमाग मैथ लगाएं यहाँ पे, तो हम कहेंगे मैम क्योंकि कपल में 2 लोग होते हैं तो इट शुड बी लाइक 2 बच्चे पैदा करना चाहिए उनको, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। लेकिन रियल लाइफ में इसकी वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा होती है। और उसका कारण क्या है कि सारे बच्चे जो पैदा होते हैं वो अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। उनमें से बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी कैजुअलिटी की वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है। तो हम देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्री के लिए इसकी वैल्यू 2.1 होगी, 2 से ज़्यादा है डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी, जिनके पास बहुत अच्छी मेडिकल सर्विसेज हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया के लिए इसकी वैल्यू 2.7 होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी सारी चीज़ें एक डेवलप कंट्री के मैच की नहीं हैं। तो डेथ रेट बच्चों की थोड़ी ज़्यादा होगी। जैसे हमने नेटालिटी समझा, एक बहुत ही सिमिलर टर्म है जिसे हम मॉर्टालिटी या डेथ रेट कहते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। तो इनकी परिभाषा के जो शब्द होते हैं वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं, बस केवल एक चीज़ चेंज कर देनी है। नेटालिटी में हम बर्थ की बात करते हैं, मॉर्टालिटी में हम डेथ की बात करते हैं। तो प्रति 1,000 व्यक्ति पर हर साल कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसे मोर्टालिटी कहा जाएगा। इन दोनों का बैलेंस किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ पर प्रभाव डालता है कि अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो गई, डेथ रेट कम हो गई तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ रेट ज़्यादा हो गई, बर्थ रेट कम हो गई तो पॉपुलेशन घटेगी। बाकी फैक्टर्स को अगर हम सेम कर दें दोनों जगह पे। तो एक और चीज़ जो बहुत मायने रखती है जब हम पॉपुलेशन की स्टडी को समझते हैं वो होगा एज सेक्स स्ट्रक्चर। एज सेक्स स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि हम भाई पूरी जनसंख्या को 3 ग्रुप में बांट देंगे, 0 से 12 ईयर्स, 12 से 45 ईयर्स एंड 45 ईयर्स प्लस। तो आप देखेंगे कि जो 12 से 45 ईयर्स की एज होगी ना, वही रिप्रोडक्टिव एज होगी, क्योंकि प्यूबर्टी अटेन हो जाती है मेल फीमेल्स में
रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। तो उसी को एज सेक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है कि किसी भी प्रपोर्शन में कितने लोग हैं। अगर किसी जनसंख्या में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो इससे उसकी पॉपुलेशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और हम देखेंगे कि उसके परिणाम स्वरूप जो 0 to 12 वाला एज था अब वो और बढ़ जाएगा क्योंकि और बच्चे पैदा हो गए। तो इसे एज सेक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। मेल और फीमेल का नंबर हर कैटेगरी में कितना है और उससे किस तरह से ग्रोथ होगी। यहाँ पे मैंने एक बहुत रफ सा ग्राफ लगाया है समझने के लिए चीज़ों को। ये ग्राफ हम जैसे जैसे समझते जाएंगे हमारी एज सेक्स स्ट्रक्चर की समझ बढ़ती जाएगी। सबसे किनारे वाला ग्राफ जिसमें मैं डेवलप कंट्रीज़ लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं कि इनकी जो बाउंड्री है वो काइंड ऑफ पैरेलल चल रही है मेल और फीमेल के लिए। और हर कैटेगरी में, हर एज ग्रुप में 0 से लेकर के मैंने 85 ईयर्स एज यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हो सभी में लगभग बराबर चल रहा है, केवल बहुत ऊपर जाके वो बार ग्राफ कम हो गया। और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में यहाँ ये पिरामिडल शेप है या बीच वाला थोड़ा सा अर्न शेप है, घड़े के जैसा है। अर्न माने घड़ा होता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों कैटेगरीज लिखी, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आप देख सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव एज जब बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो अगले 10 साल में वो बच्चे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ जाएंगे और वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे अलॉन्ग विथ ऑलरेडी प्रेजेंट पीपल हु वर प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव एज। और इससे क्या होगा, वो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो जब भी हमें पिरामिड दिखता है विच इज़ लाइक दैट, तो हम कहते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री का ग्रोथ पैटर्न ये समझा रहा है। और जब पैरेलल लाइन दिखती है तो हम पैरेलल ग्राफ्स दिखते हैं, पैरेलल बार ग्राफ्स, तो हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये एज सेक्स स्ट्रक्चर समझा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना, एक बहुत अच्छी चीज़ देखी जाती है जिसको हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या फिर ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कह सकते हैं। ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब हुआ कि जनसंख्या जो है वो अब बढ़ नहीं रही है, बजाय इस बात के कि अभी भी डेली कुछ लोग पैदा हो रहे हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है, उसके बाद भी वो बढ़ नहीं रही है। उस पॉइंट को समझने से पहले मैंने एक पॉइंट यहाँ पे गलती से छोड़ दिया जिसे माइग्रेशन कहते हैं। तो पहले इसे समझ लेते हैं तब उस पर वापस चलेंगे, क्योंकि मैंने गलती से छोड़ दिया तो इसे तो यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। माइग्रेशन मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन को छोड़ करके किसी दूसरी पॉपुलेशन में कुछ समय के लिए, कुछ लंबे समय के लिए जा करके रहने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडियन है, उसकी बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में जॉब लग गई, तो अब वो बाहर चला जाएगा तो इंडियन पॉपुलेशन से उसे हम घटा देंगे और जिस पॉपुलेशन जिस फॉरेन कंट्री में वो जाएगा वहाँ वो ऐड हो जाएगा। तो माइग्रेशन इसी वजह से, क्योंकि दोनों पॉपुलेशन जिसमें जा रहा है और जिसमें जा रहा है दोनों में अंतर आ रहा है, तो इसलिए दो टर्म से इसको समझा जाता है। एक को इमिग्रेशन कहते हैं, इमिग्रेशन का मतलब है कि जब एक व्यक्ति अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन को छोड़ दे और दूसरी पॉपुलेशन में चला जाए, तो ये वैल्यू ओरिजिनल पॉपुलेशन से हम घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल यहाँ से जा चुका है, ठीक है। और ये वैल्यू इसीलिए हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि इसको घटाया जाता है। तो किसी भी जनसंख्या से इसको हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस वक्त उस जनसंख्या की एक्चुअलिटी क्या है, कितने लोग हैं वहाँ पे। इसी का जो दूसरा एस्पेक्ट है उसे एमिग्रेशन, ये ई से शुरू होता है, ये भी बोर्ड्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए या परिभाषित डेफिनेशन लिखने के लिए आता है। तो एमिग्रेशन का मतलब होता है कि जब एक इंडिविजुअल अपनी दूसरी पॉपुलेशन जिसमें वो गया था, जिस फॉरेन कंट्री में, वहाँ से वापस अपने ओरिजिनल बैकग्राउंड, ओरिजिनल पॉपुलेशन में वापस आ जाए। जैसे जो इंडिविजुअल अभी फॉरेन कंट्री में गया था अपनी जॉब के लिए, उसका जॉब का टेन्योर ख़त्म हो गया, पीरियड ख़त्म हो गया, वो वापस अपनी कंट्री आ रहा है, तो अब उसे हम एमिग्रेंट कहेंगे। और फिर से बदलाव होगा, इस बार वो अपनी फॉरेन कंट्री वाली पॉपुलेशन में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और ओरिजिनल पॉपुलेशन में ऐड हो जाएगा। तो वापस आते हैं डेमोग्राफिक या ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने के लिए, जो कि डेवलप कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जब बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाए, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है समझने में, लेकिन ट्रस्ट में डेवलप कंट्रीज़ ने अपनी लाइफस्टाइल्स और स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट कर लिए हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने की ही मृत्यु हो जा रही है, और माइग्रेशन जितने लोग आए उतने ही लोग बाहर चले गए, ये कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। तो जो पूरा प्रभाव पड़ेगा ना जनसंख्या पर, वो ज़ीरो हो जाएगा। देयर विल बी नो इंक्रीमेंट, ना ही बढ़ेगा नॉट डिक्रीज, ना ही घटेगी पूरी जनसंख्या, और वो कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए कहा जाता है ज़ीरो
पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक ग्राफ पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं ह्यूमन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ये ग्राफ वैसे तो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट वगैरह में इनसे सवाल कभी कभी बना दिए जाते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हमने इसे इस फॉर्म में नहीं पढ़ा है। ये चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा है। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो समझाता है कि कोई भी जनसंख्या एक्चुअली 5 स्टेजेस से होके गुजरती है, और हर जनसंख्या का जो एम होता है ना, जो वो चाहती है अटेन करना, उसे वही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि वो उसका सबसे स्टेबल रूप होगा। और हर डेवलप्ड कंट्री उस स्टेबल रूप में ऑलरेडी है, और इसका सबसे बड़ा कारण उनका लाइफ जिसको कहा जाए कि स्टैंडर्ड है, और किस तरीके से वो अपना मेडिकल केयर और लाइफस्टाइल कंट्रोल करते हैं, वो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो वो जो 5 स्टेजेस हैं उनको मैं यहाँ लिख रही हूँ, और सबसे पहला स्टेज कहलाता है हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा इसमें, चीज़ें बहुत चेंज होंगी, लोग बहुत ज़्यादा पैदा होंगे तो बहुत ज़्यादा लोग भी मर जाएंगे। जैसे कोई पैंडमिक फैला तो बहुत सारे, या एपिडेमिक फैला, पैंडमिक तो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा, पैन माने ऑल होता है, एपिडेमिक माने किसी एक एरिया को इफेक्ट किया। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि इन पॉपुलेशंस में जो कि हाई स्टेशनरी है, बड़ी तेज़ी से डिफरेंस आएगा। और अर्ली एक्सपैंडिंग वो होंगे जिनमें ग्रोथ दिखेगी बहुत तेज़ी से, लेट एक्सपैंडिंग में ग्रोथ स्लो हो जाती है, लो स्टेशनरी में ग्रोथ स्टेबल हो जाती है। यही वो स्टेज है, 4th स्टेज, जिसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। और डिक्लाइनिंग का मतलब कि जनसंख्या घटते हुए दिखेगी। तो एक काली मोटी लाइन हमें टोटल पॉपुलेशन समझा रही है। आप देख रहे हो कि कैसे ये बढ़ती जा रही है, अर्ली एक्सपैंडिंग में, लेट एक्सपैंडिंग में और बढ़ी, स्टेशनरी में काइंड ऑफ स्टेशनरी हो गई और डिक्लाइनिंग में घटने लगी। हरी वाली लाइन बर्थ रेट समझा रही है, और लाल वाली लाइन हमें डेथ रेट समझा रही है। वाई एक्सेस पर हम नंबर्स लिख रहे हैं कि कितने लोग पर प्रति वर्ष हर 1000 इंडिविजुअल पर जो है वो ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख रही हूँ जिनके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे इन 5 स्टेजेस को, और हर स्टेज का एक लिविंग एग्जाम्पल, अभी क्या ऐसी कोई कंट्री है जो उस स्टेज में है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और हम कंपेयर करेंगे इन चीज़ों को बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल इंक्रीज, यानी कि टोटल पॉपुलेशन को लेकर कि टोटल पॉपुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उसके बाद क्या कारण है इतना ज़्यादा चेंज होना बर्थ रेट में, और क्या कारण हमें दिखेगा चेंज होना डेथ रेट में। सो आई एम राइटिंग हियर अबाउट रीज़न फॉर चेंजेस इन द बर्थ रेट। बर्थ रेट क्यों बदल रही है इन 5 स्टेजेस में, या क्या कारण है कि वो बदल रही है, और फिर उसके बाद समझेंगे कि डेथ रेट क्यों बदल रही है। और हमें क्या समझना है कि जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन इनके बीच में बैलेंस बना लेगी वो स्टेबल हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। इसे हम क्लाइमैक्स ऑफ अ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉपुलेशन। और वो 4th वाला जो स्टेज है वही है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो हाई स्टेशनरी के एग्जाम्पल रिमोट रीजन, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ की कुछ ट्राइब्स हो गई जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से दूर है, उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता, तो वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होंगी। दैन कंट्रीज़ लाइक इजिप्ट, केनिया, इंडिया, यहाँ पर डेथ रेट तो घटने लगती है क्योंकि हम देखते हैं कि बढ़िया मेडिकल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, बट बर्थ रेट अभी भी हाई है क्योंकि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन नहीं चूज़ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी। जो आप ग्राफ देख रहे हो ब्लैक वाली लाइन, वो ऊपर की तरफ जा रही है, सजेस्टिंग जैक बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेट एक्सपैंडिंग में हम देख रहे हैं कि बर्थ रेट भी डिक्लाइन करना शुरू हुई और डेथ रेट पहले से लो है। लाल वाली लाइन पहले से नीचे है और ग्रीन वाली लाइन स्लोप हो गई, मतलब इट इज़ डिक्रीजिंग। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्थ कंट्रोल ऑप्शन यूज़ करना शुरू किया तो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट धीरे हो गया, कम हो गया। लो स्टेशनरी में बर्थ रेट भी पहले से लो है, डेथ रेट भी पहले से लो है, तो पूरी पॉपुलेशन काइंड ऑफ एक स्टेबल लाइन मेंटेन करके चल रही है। और बगल वाली लास्ट वाली डिक्लाइनिंग कैटेगरी में आप देखोगे कि बर्थ रेट डेथ रेट से भी कम हो गई, तो जनसंख्या घट रही है, मतलब प्रति वर्ष ज़्यादा लोग मर रहे हैं और कम लोग पैदा हो रहे हैं। तो जर्मनी उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए, फ्रांस, यूके, ये 4th स्टेज का एग्जाम्पल हो गए। रीजन समझते हैं तो रिमोट एरिया और इजिप्ट, केनिया, इंडिया की जो कंडीशन है बर्थ रेट की, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि बच्चों को फार्मिंग में यूज़ करना है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज़ हैं ये सारी। और जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज हमारे पास न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ वाले फूड या ऐसी चीज़ें सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है ड्यू टू द इन लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण। बहुत सारे रिलीजियस और ऐसे भी
पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाती है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे एक ही फैमिली में होते हैं जिसकी वजह से बर्थ रेट हाई है। हम देखते हैं ब्राज़ील में ये चीज़ें इंप्रूव हुई क्योंकि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन यूज़ करना सीख लिए, और डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक जर्मनी एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन लाइक जर्मनी, इनमें हम देखते हैं बहुत अच्छा फैमिली प्लानिंग है, बर्थ कंट्रोल मेथड बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं लगभग उतने ही लोग प्रति वर्ष मर भी रहे हैं पर 1000 इंडिविजुअल। तो वो बैलेंस कर देता है चीज़ों को, जिससे कि हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टेशनरी, स्टेबल, एक तरीके से बराबर हो जाना। डेथ रेट का अगर हम चेंज देखें तो जो एरियाज़ में हाइजीन की प्रॉब्लम, जैसे रिमोट एरिया वगैरह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं टेक्नोलॉजी से, वहाँ फेमाइन पड़ सकता है, भूखमरी पड़ सकती है, मेडिकल सर्विसेज बहुत ख़राब है, नॉलेज वगैरह नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेथ रेट शो करते हैं। वेराज कंट्रीज़ लाइक इजिप्ट एंड केनिया, इंडिया, ब्राज़ील, वी हैव अ लिटिल बेटर हाइजीन एंड better medical care, but when you talk about the most developed one, they have the best good हेल्थ केयर, बहुत अच्छी हेल्थ केयर है, फूड न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो ये एक पूरा ओवरव्यू हो गया इस ग्राफ का, और यहाँ पे इस चैप्टर को समाप्त करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बर्थ कंट्रोल मेथड होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।